हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मोहम्मदियन लॉ। तो जो मोहम्मदियन लॉ है उसके सोर्सेज जो हैं वो क्या है। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 1984, 1991, 2011, 2014 और 2018 में पूछा गया है। तो बेसिकली बिहार जुडिशल सर्विसेज का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो सोर्सेज हैं लॉ के, उसका मतलब है ओरिजिनल मटेरियल जहाँ से जो कंटेंट है लॉ का वो मिलता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है लॉ का वो असेंशियल है। उसके लिए जो है ये असेंशियल है कि समझा जाए कि सोर्सेज क्या हैं लॉ के। सोर्सेज जो हैं मुस्लिम लॉ के वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं एज, फर्स्ट आ गया प्राइमरी और फॉर्मल सोर्सेज, सेकंड आ गया सेकेंडरी और एक्सट्रानियस सोर्सेज। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया है, इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि बेसिकली सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल मटेरियल जहाँ से जो लॉ के कंटेंट मिले हैं और जो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है लॉ की, उसकी इंटरप्रिटेशन या फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए हमें जो सोर्सेज हैं लॉ के उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना ज़रूरी है। दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में आ गया हमारे पास कि जो प्राइमरी या फॉर्मल सोर्सेज हैं वो हैं जहाँ पे प्रॉफिट जो खुद था वो डायरेक्ट किया गया था कि वो सोर्सेज होंगे मुस्लिम लॉ के। तो प्रॉफिट ने जहाँ पे खुद डायरेक्ट किए थे सोर्सेज मुस्लिम लॉ के, वो प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये सोर्सेज जो हैं ये हाईएस्ट क्वालिटी के हैं और पूरा का पूरा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो बेस्ड है प्राइमरी सोर्सेज पे। फॉलोइंग जो है हमारे पास वो प्राइमरी सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के ऑर्डर के प्रेफरेंस में, मतलब जो सबसे पहले वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हम लेस इम्पॉर्टेंट तक जाएंगे। पहला आ गया इसमें हमारे पास कुरान। ये डिराइव किया गया है अरेबिक वर्ड कुर्रा से, जिसका मतलब है दैट ओट टू बी रीड, मतलब जिसको पढ़ा जाना चाहिए। कुरान जो है वो एक डिवाइन ओरिजिन है। ये रिवील किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को बेनिफिट के लिए मैनकाइंड की। कुरान एक मिक्सचर है रिलीजन का, मोरालिटी का और लॉ का। सारे के सारे जो दूसरे रूल्स हैं मुस्लिम लॉ के वो डिड्यूस किए गए हैं कुरान की हेल्प से। कुरान जो है वो फर्स्ट सोर्स है मुस्लिम लॉ का पॉइंट ऑफ टाइम में और इम्पोर्टेंस में, क्योंकि बिफोर कुरान से पहले जो है कोई भी इस्लामिक सोसाइटी नहीं थी। ये कंसिस्ट करता है डिवाइन रेवल्यूशन, दैट इज़ वाही, जो रिसीव किए गए थे प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, जो एंजल है गैब्रियल उसके थ्रू। ये जो कम्युनिकेशंस हैं ये वर्सेस की फॉर्म में हैं। सिंस कुरान को बिलीव किया जाता है कि वो कंटेन करता है जो वर्ड्स हैं गॉड के खुद ही, तो ये डिवाइन है और इसकी जो है हाई अथॉरिटेटिव वैल्यू है। तो बेसिकली कुरान को माना जाता है कि ये डायरेक्टली गॉड से आई थी, जो मोहम्मद प्रॉफिट ने रिसीव किया है, जो एंजल है गैब्रियल उसके थ्रू। तो इसकी जो रिलीजियस हमारे पास जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है कुरान की। ये कंटेन करता है लॉ जो रिलेट करता है मैरिज से, इनहेरिटेंस से एट्सेट्रा, और जो ईवल्स हैं इनफेंटिसाइड, अनलिमिटेड पॉलीगैमी, गैम्बलिंग एट्सेट्रा, इनको डिस्कार्ड किया गया है कुरानिक वर्सेस में। हाउएवर कुरान एक कंप्लीट कोड नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, सिर्फ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो दिए गए हैं कुरान में। मोर ओवर बहुत सारे लीगल इश्यूज़ पे कुरान जो है वो साइलेंट है। न्यू प्रॉब्लम्स जो हैं सोसाइटी की, उनके लिए कोई भी लीगल सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है अपेरेंट वर्ड्स में कुरान के। ये नेसेसरी है एक्सप्लेन करना और इसको सप्लीमेंट करना जो वर्सेस हैं कुरान के, ताकि जो सोल्यूशन है न्यू प्रॉब्लम्स के वो मिले। ये कहना ठीक होगा कि जो कुरान है वो ना ही सिर्फ फाउंटेन हेड है इस्लामिक रिलीजन का, बट ऑल्सो इस्लामिक लॉ है। तो बेसिकली कुरान के बारे में हमने अभी तक जितना भी आप जिस्ट बनाएंगे इन दो पैराग्राफ्स का, उसके हिसाब से आपको कुरान का जो ओरिजिन है वो पता लगेगा कि इसको डिवाइन ओरिजिन का माना गया है। उसके अलावा आपको जो लास्ट में जो कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है उसमें मिलेगा
कि कुरान के पास हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, इसको सप्लीमेंट किया जाएगा बाकी चीज़ों से, लेकिन जो इसका हर एक चीज़ का जो सल्यूशन है वो डिड्यूस किया जा सकता है कुरान से यूजिंग योर ओन जो माइंड है या फिर कुछ और जो है सप्लीमेंट्री सोर्सेज। सेकेंड आ गया हमारे पास सुन्ना और अहादीस। सुन्ना या अहादीस का मतलब है ट्रेडिशन जो है प्रॉफिट के, जो सप्लीमेंट करते हैं कुरान को। जो भी प्रॉफिट ने कहा या किया बिना रेफरेंस के गॉड की, वो कंसिडर किया जाता है उनके ट्रेडिशंस। सारे केसेस में जहाँ पे वर्ड्स जो हैं गॉड के, वो जो है नहीं दे सकते थे अथॉरिटी प्रॉफिट के खुद के वर्ड्स को या एक्शंस को, वो कंसिडर किए जाते थे एज वर्ड ऑफ गॉड। और जितनी भी प्रीचिंग्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं प्रॉफिट की, वो फॉर्म करती हैं पार्ट ऑफ सुन्ना। ये कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों का। पहला है जो अटरेंसेस या डूइंग्स हैं प्रॉफिट की, जिन्हें सुन्नत उल कौल बोला गया है। दूसरा आ गया जो डूइंग्स हैं या जो बिहेवियर है प्रॉफिट के, जिन्हें सुन्नत उल फेल बोला गया है। तीसरा है जो साइलेंस है प्रॉफिट की कुछ मैटर्स पे, जो ली गई है एज इम्प्लाइड कंसेंट या अप्रूवल रूल ऑफ लॉ का, वो है सुन्नत उल तकरीर हमारे पास। तो बेसिकली जो हमारे पास सुन्नत्स हैं वो 3 प्रकार की हैं। ये कुरान से डिफरेंट हैं, और ये जो प्रॉफिट हैं थे हमारे पास, जो मैसेंजर थे, उनकी 3 चीज़ों से ये डिराइव हुई है। पहला जो उनकी कहावतें थी या उन्होंने बोला या एडवाइस जो भी उनकी थी, उनको लिया गया है एज ट्रेडिशन। दूसरी जो उनकी डूइंग्स थी, जो उनके रेगुलर कामकाज थे, उनको लिया गया है या उनका जो बिहेवियर था। तीसरा आ गया उनका जो साइलेंस था कुछ मैटर्स में, जो डिनाई नहीं किए गए हैं, उनको एज इम्प्लाइड कंसेंट लेके इन तीनों को भी जो है लो माना गया है। फिर आ गया ये जो प्रीचिंग्स हैं या प्रीसेप्ट्स हैं, वो नरेट किए गए हैं जो कंपेनियंस हैं प्रॉफिट के, उनके द्वारा, जो सक्सेसर्स हैं उन कंपेनियंस के, और जो सक्सेसर्स हैं उन सक्सेसर्स के। जो ट्रेडिशंस हैं प्रॉफिट के, वो अथॉरिटेटिव सोर्स बन सकते थे। कुछ क्वालिफाइड मैन जिनको बोलते हैं नरेटर, उन्होंने नरेट किया। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहीम, क्वालिफाइड नरेटर बनने के लिए एक पर्सन को सेन होना चाहिए और अडल्ट होना चाहिए। दूसरा आ गया पोजेस करना चाहिए जो पावर है रिटेंशन की, मतलब जो याद रखने की पावर। तीसरा है वो मुस्लिम होना चाहिए। चौथा है उसका राइटियस कंडक्ट होना चाहिए। ट्रेडिशंस जो हैं वो फॉलोइंग काइंड्स के होते हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास ट्रेडिशंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली नरेट किए जाते हैं इनडेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन्स के द्वारा, और यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं, जिनको बोलते हैं अहादीस ए मुतवतीर। दूसरा आ गया ट्रेडिशंस जो नरेट किए जाते हैं कुछ कंपेनियंस जो हैं प्रॉफिट के, उनके द्वारा, और एक्सेप्ट किए जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा, लेकिन यूनानिमसली नहीं किए जाते हैं, कुछ लोग अपोजिट होते हैं, उनको बोलते हैं अहादीस ए मशहूर। फिर आ गया आइसोलेटेड ट्रेडिशंस के, जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो फ्यू सेक्शंस हैं मुस्लिम सोसाइटीज़ के, उनके द्वारा, इनको बोला जाता है अहादीस ए अहद। तो सुन्ना के अलावा जो अहादीस है हमारे पास वो 3 प्रकार के हैं। इसमें जो है एक्सेप्टेंस के बेसिस पे अहादीस को डिवाइड किया गया है। इसमें आ गया हमारे पास 3 तरीके से। पहला जो कंटिन्यूसली नरेट किए गए हैं प्लस फुल्ली एक्सेप्ट किए गए हैं। दूसरा हमारे पास जो नरेट किए गए हैं कंपेनियंस के द्वारा, लेकिन मेजॉरिटी ने जो है उसको एक्सेप्ट किया है। तीसरा आ गया जो कुछ सेक्शंस जो है मुस्लिम सोसाइटी के, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। फिर आ गया इसमें हमारे पास इज्मा, जहाँ पे कुरान और ट्रेडिशन सप्लाई नहीं कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ को कुछ फ्यू प्रॉब्लम्स के लिए। जो लॉ नोइंग पर्सोना या जिनको जुरिस्ट बोला जाता है, वो अग्री करते थे यूनानिमसली, मतलब बिना किसी ऑपोजिशन के सारे अपना कंसेंट देते थे और अपना कॉमन ओपिनियन देते थे उस पॉइंट पे। इन पर्सन्स को बोला जाता था मुजतहिद, एंड उनके जो ओपिनियन से उनको बोला जाता था इज्मा। अब्दुल रहीम के अकॉर्डिंग जो इज्मा है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है अरेंजमेंट जो है जुरिस्ट का अमंग जो फॉलोअर्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, एक पर्टिकुलर एज के और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। इन्होंने प्ले किया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट में मुस्लिम लॉ के, क्योंकि ये पॉसिबल था ले डाउन करना न्यू प्रिंसिपल्स जिसके अकॉर्डेंस में जो चेंजिंग नीड्स हैं इस्लामिक सोसाइटी की वो हो सकती थी। तो बेसिकली इज्मा जो है हमारे पास, वो हमारा जो जुरिस्ट का कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक प्रॉब्लम है
जैसे हमारे पास लो नोइंग पर्सोनास थे, जुरिस्ट थे, एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे वो अपना कॉमन ओपिनियन देते हैं कि इस प्रॉब्लम का जो है ये सल्यूशन होगा। अब इसको जो है इजमा बोला गया है, जो हमारे पास सल्यूशन आया है प्रॉब्लम का। तो इसका जो है हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हर एक मुस्लिम जो था वो कॉम्पिटेंट नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए इजमा की फॉर्मेशन में। सिर्फ मुश्तादीस जो थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। मुश्ताहिद्स बनने के लिए एक पर्सन को मुस्लिम होना ज़रूरी था, एडिक्वेट नॉलेज होनी लॉ की ज़रूरी थी, और कॉम्पिटेंट होना इंडिपेंडेंट जजमेंट का ज़रूरी था। 3 तरीके के इजमा रिकॉग्नाइज किए गए हैं मुस्लिम लॉ में। पहला आ गया इजमा ऑफ कंपेनियंस। ये ओपिनियन था कंपेनियंस के प्रॉफिट का, ये कंसिडर किया जाता था मोस्ट रिलायबल। फिर आ गया इजमा जुरिस्ट का, ये यूनानिमस डिसीजन था जुरिस्ट का इजमा ऑफ कंपेनियंस की एब्सेंस में। तीसरा आ गया इजमा ऑफ पीपल, ये फॉर्म किया जाता था मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के द्वारा इस्टेब्लिश करके रूल ऑफ लॉ जनरल अग्रीमेंट से। इस तरीके का जो इजमा था उसकी लेसर इंपॉर्टेंस थी एज कम्पेयर टू जो दूसरे अबव दोनों काइंड्स थे। एक्सक्यूज मी। तो इजमा जो है 3 प्रकार के हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास जो कंपेनियंस का ओपिनियन जो है प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे। दूसरा आ गया जुरिस्ट के जो ओपिनियंस थे। तीसरा आ गया जो लोगों ने अपने ओपिनियंस बनाए थे और एक जनरल अग्रीमेंट से जो है रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमारे पास इजमा थे। फिर आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहीम एक सीरियस डिफेक्ट जो है रूल्स में रिगार्डिंग इजमा, वो है ओमिशन होना प्रोवाइड करने के लिए एक डेफिनेट और जो वर्केबल मशीनरी है सिलेक्शन के लिए उन जुरिस्ट का जो क्वालिफाइड थे इजमा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अनलाइक अदर सोर्सेज इजमा में जो था हमारे पास वो एक और काम था कि उसमें जो सिलेक्शन था जुरिस्ट का उसको भी देखना पड़ता था कि किस तरीके के लोगों को वो सेलेक्ट कर रहे हैं अपना जो है रूल बनाने के लिए। फिर आ गया हमारे पास फोर्थ, दैट इज कियास। अरेबिक लैंग्वेज में इसका मतलब है मेजरमेंट, दूसरे वर्ड्स में इसका मतलब है इस्टेब्लिश करना एनालॉजी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में जहाँ पे कुरान, सुन्ना या इजमा साइलेंट थे, तो जो कियास है वो अप्लाई किया जाता था लॉ को जो है एक मेथड से कंपेयर करना जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ, जिसके सॉल्यूशंस जो हैं दिए गए हैं टेक्स्ट में। सो जो रिक्वायर्ड लॉ है वो डिड्यूस किया गया था डायरेक्टली कुरान से, सुन्ना से और इजमा से। कोई नया रूल फॉर्मुलेट नहीं किया गया था इस मेथड के द्वारा। तो कियास बेसिकली हमारे पास एक मिसलेनियस आप बोल सकते हैं सोर्स था इस्लाम का। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी चीज़ें कुरान, सुन्ना या इजमा नहीं सॉल्व कर पा रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स उनको कियास सॉल्व करता था, वो भी मेजरमेंट के मेथड से, कंपैरिजन के मेथड से, कि कोई सिमिलर प्रॉब्लम है जिसमें कुरान में, सुन्ना में या इजमा में उसका सल्यूशन दिया गया था, तो सिमिलर सी कोई प्रॉब्लम होती थी तो इस हिसाब से उसका कोई सिमिलर हमारे पास सल्यूशन आ जाता था। तो कियास का मतलब है बेसिकली कंपैरिजन, जो प्रॉब्लम है सिमिलर प्रॉब्लम से और उसका सल्यूशन उस तरीके से निकालना जो हमारे पास 3 सोर्स दिए गए हैं उनके थ्रू। फिर प्राइमरी में हमारे पास 4 सोर्सेज थे। इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज, ये एक्सप्लेन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं प्राइमरी सोर्सेज जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग टू जो चेंजिंग नीड्स हैं इस्लामिक सोसाइटी की। फॉलोइंग है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज। फर्स्ट आ गया हमारे पास कस्टम, दैट इज़ उर्फ और तामुल। 4 जो फॉर्मल सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के जो इंक्लूड नहीं करते हैं माइन्यूट डिटेल्स कंप्लीट करने के लिए सारे के सारे लॉ। 10 कस्टमरी लॉ जो प्रिविलेंट थे इस्लाम से पहले और जो कंसोनेंस में थे प्रॉफिट प्रीचिंग से, उन्होंने जो यूज़ किया गया है सप्लीमेंट करने के लिए ये जो 4 प्राइमरी सोर्सेज हैं। फिर आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ। केस लॉ है हमारे पास अब्दुल हुसैन वर्सेस सोना डेरो 1917। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कस्टम प्रिवेल करेगा ओवर जो ओल्ड रिटन टेक्स्ट है लॉ का अगर वो एंशियंट है, इनवेरिएबल है। इनेक्टमेंट जो है शरीयत एक्ट 1937 की, उसके बाद
कस्टम्स एप्लीकेबल हैं सिर्फ उन मैटर्स में जो फॉल नहीं करते हैं जो सेक्शन 2 है हमारे पास एक्ट का, जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंड्स, चैरिटीज, इंडोमेंट्स एट्सेट्रा। तो हमारे पास जो है कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन ये सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। इसमें बोला गया है अगर कुछ रिटर्न नहीं है किसी भी सोर्स में, प्राइमरी सोर्स में, तो कस्टम के हिसाब से जो है कस्टम को भी एज इस्टेब्लिश लॉ लिया जा सकता है। हिंदूज में भी जो कस्टम होता है हमारे पास, कस्टमरी लॉ में को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास जुडिशियल डिसीजन। एक पॉइंट जो है लॉ का जो डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है कोर्ट्स के जो उनके सब ऑर्डिनेट हैं, और जो मुस्लिम लॉ है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है इस जुडिशियल प्रैक्टिस की। एब्सेंस में कोई भी क्लियर टेक्स्ट जो है मुस्लिम लॉ का, कोर्ट्स जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं एक रूल ऑफ लॉ अकॉर्डेंस में, रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस में। ऐसे केसेस में जो मुस्लिम लॉ है वो हो जाता है जो कोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ जो है प्रियम्पशन का, वो डेल्ट नहीं किया गया है शरीयत एक्ट 1937 में या किसी और लॉ में, लेकिन जो कोर्ट्स है इंडिया में उन्होंने हमेशा अप्लाई किया है इस रूल को, प्रियम्पशन को, ग्राउंड्स पे, इक्विटी और जस्टिस के ग्राउंड्स पे। जो डिसीजंस हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ले डाउन करने में जो रूल है मुस्लिम लॉ के, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है इंडियन मुस्लिम की, उसके अकॉर्डिंग। केस लॉ है हमारे पास हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी 1916 प्रीवी काउंसिल। इसमें हेल्ड किया गया कि जनरली मुस्लिम लॉ प्रोहिबिट करता है इंटरेस्ट लेना किसी भी लोन में, लेकिन प्रीवी काउंसिल ने अलाउ किया है सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट है अनपेड डावर की। फिर आ गया हमारे पास सेकेंड केस, दैट इज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है जो आर्बिट्री प्रैक्टिस है, इररिवोकेबल या जो ट्रिपल तलाक है मुस्लिम लॉ के अंडर, और इसका कोई लॉन्गर ये ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का। तो जो सेकेंड हमारे पास जो सेकेंडरी सोर्स में आता है वो है हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस। जैसे इंडियन कोर्ट्स की हायरार्की है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उसके बाद जितने भी सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं हमारे पास, तो जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है या हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसमें हमारा मुस्लिम लॉ भी जो है इंक्लूड किया जाता है। कुछ लॉ हैं मुस्लिम कुछ ऐसे रूल्स या लॉज हैं मुस्लिम्स के जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किए हैं या उनमें चेंजेस लेके आया है। दो स्पेसिफिक केसेस हमने देखे हैं यहाँ पे। एक है हमारे पास इंटरेस्ट वाला कि मुस्लिम लॉ में इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। फिर आ गया शायरो बानो का बहुत ही रीसेंट, मैं रीसेंट नहीं बोलूँगी लेकिन बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है मुस्लिम लॉ में जो काफ़ी हाईलाइटेड है, दैट इज़ जो हमारे पास स्ट्रक डाउन करना ट्रिपल तलाक का। तो ये जो है हमारे पास ये अगेन मुस्लिम लॉ में अलाउड है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन की है। फिर आ गया हमारे पास थर्ड लेजिस्लेशन। इस्लाम में जो गॉड है उसको सुप्रीम लेजिस्लेटर माना गया है, दस जो मुस्लिम है वो कभी फेवर नहीं करता है लेजिस्लेशन को एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जो रिजल्ट है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का, जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन कुछ सर्टेन एक्ट्स हैं जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जिसने अफोर्ड किए हैं इंडिपेंडेंट राइट मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स करने के अपने हस्बैंड को जो अवेलेबल नहीं थे उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में। इसमें जो केस लॉ है हमारे पास वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 सुप्रीम कोर्ट। अगेन काफ़ी हाईलाइटेड केस है हमारा मेंटेनेंस पे। हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोट की है जो आयत है हमारे पास 241-242 ऑफ सूरा 11 ऑफ कुरान, और अराइव किया है कंक्लूजन पे कि जो इस्लाम है वो सपोर्ट करता है मेंटेनेंस जो है डिवोर्स्ड वाइफ का, इवन जो पीरियड है ऑफ इद्दत उसके बियॉन्ड भी। अकॉर्डिंगली जो मुस्लिम वुमेन एक्ट है 1986 का वो इनेक्ट किया गया है देने के लिए जो स्टैट्यूटरी फोर्स है इस नए जो रूल है मुस्लिम लॉ का। ये जो इनेक्टमेंट से मॉडिफाई करती हैं जो रूल्स है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंट नीड्स हैं इंडियन मुस्लिम्स के। तो हमारे पास ये जो केस लॉ है इसमें जो लेजिस्लेशन
इसमें मुस्लिम विमेंस एक्ट 1986 इसने जो है लेजिस्लेशन ने इनेक्ट किया था जो मुस्लिम विमेन है उनके लिए। तो ऐसे अगर कोर्ट्स को लगता है या फिर हमारे पार्लियामेंट को लगता है कि ज़रूरी है यहाँ पे लेजिस्लेशन किसी भी वीकर पार्टी के फेवर में, तो यहाँ पे जो है वो रूल्स बना सकती है, एक्ट्स जो है वो इनेक्ट कर सकती है। फिर आ गया कंक्लूजन। मुस्लिम लॉ जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम है जो गवर्न करता है वेरियस एक्सेप्ट्स जो हैं एक मुस्लिम की लाइफ के। सोर्सेज जो है मुस्लिम लॉ के वो रूटेड हैं डिवाइन रेवलेशंस में, ट्रेडिशंस में, और जो प्रैक्टिसेस हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, प्रोवाइडिंग एक रोबस्ट फ्रेमवर्क जो है लीगल, मोरल या सोशल कंडक्ट का। ये इंश्योर करता है कि जो मुस्लिम लॉ है वो एड्रेस करता है कॉन्टेम्परेरी इश्यूज़ को, जबकि जो रिमेनिंग है वो कनेक्टेड है प्राइमरी टेक्स्ट से। तो बेसिकली कंक्लूजन में हमने जो स्कोप है या जो नेचर है मुस्लिम लॉ का उसके बारे में बताया है कि इसमें तीनों चीज़ें जो है लीगल, मोरल और सोशल कंडक्ट को ये बताता है, इसके डिवाइन रेवोल्यूशन है। तो ऐसे करके जो भी हमारे पास ट्रेडिशनली मुस्लिम लॉ के बारे में बोला गया है उसको हमने समरी में कंक्लूड किया है। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है हमने ये। इंट्रो में हमने बताया है कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी है हमारे पास, सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी में हमारे पास 4 सोर्सेज हैं, उसके बाद सेकेंडरी में जो है हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, और उसके बाद जो है हमने कंक्लूड किया है। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 या 10 मार्कर में आता है, इनफैक्ट 10 मार्कर में ही आएगा, इसमें जो है आपको प्राइमरी अलग से पूछा जा सकता है, सेकेंडरी आपको अलग से पूछा जा सकता है। जब प्राइमरी पूछा जाएगा आप इंट्रो में बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सोर्सेज हैं, फिर प्राइमरी सोर्सेज के आप 4 सोर्सेज एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे। सेकेंडरी में अगेन आप इंट्रो में बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सोर्सेज हैं, सेकेंडरी को 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। 5 मार्कर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आपका एक फुल फ्लैश टॉपिक है जो यहाँ पे कवर होता है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का, तो 5 मार्कर में ये फिट नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर पूछ लिया जाता है, आप 2 लाइन में इंट्रो बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, उसके बाद आप टेबल फॉर्म में बताएंगे इसको कि प्राइमरी सोर्सेज आप जो है 4 सोर्सेज लिखेंगे, नीचे इनके कीवर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज आप टेबल बनाएंगे, 3 सोर्सेज लिखेंगे, उनके कीवर्ड्स लिखेंगे, और बाद में जो है कंक्लूजन में आप 2 लाइनें लिखेंगे। ऐसे आप जो है 5 मार्कर में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो है स्पेस भी काफ़ी कम लेगा ये। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।